Guys, welcome to Finnish Lapland. तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था फिनलैंड का छोटा सा टाउन मिकेली, जहाँ पे हमने स्टे किया था एक बहुत ही यूनिक ग्लास इग्लू में। एंड आज मुझे निकलना है अपनी मेन डेस्टिनेशन लैपलैंड के लिए। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए। एंड मैं एक बार पेट्रोल डलवाने के लिए रुका हूँ। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2.2 यूरो, 200 रुपये पर लीटर। सबसे महंगी कंट्रीज़ में से एक है पेट्रोल के लिए। एंड बहुत ही स्मूथ ड्राइव थी अभी तक। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि यहाँ पोलैंड एंड जर्मनी की तरह नहीं है कि आप हाईवे पे कितनी भी स्पीड पे गाड़ी चलाओ। पोलैंड में मैं इजीली 150-160 चलाता हूँ। यहाँ पे हर 10 मिनट में स्पीड कैमरा है। इतने ज़्यादा स्पीड कैमरा मैंने कहीं नहीं देखे। एंड स्पीड लिमिट है 80 या फिर 100, तो बिल्कुल आराम से गाड़ी चल रही है। एंड यहाँ फिनलैंड में भी यूएस कनाडा की तरह है कि पहले आपको पे करना है यहाँ पे, एंड फिर आप फ्यूल डाल सकते हो। एंड कैश में पे करना है तो सामने वो स्टोर होता है, आप वहाँ जाके पे कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ फुली करा लेता हूँ अभी तो। एंड जैसे जैसे नॉर्थ जा रहे हैं ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वक्त आई थिंक -4 या -5 हो गया हुआ टेम्परेचर। एंड लैपलैंड में -15 से -20 के बीच में चल रहा है। मतलब कपड़े भी कम पड़ जाएँ, इतनी ज़्यादा ठंडा है। तो मैप्स पे यहाँ से दिखा रहा है 6 घंटे 40 मिनट का रास्ता है। अब तो थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। एंड 100 किलोमीटर बाद एक लास्ट सिटी आएगी यहाँ पे। एंड उसके बाद 300 किलोमीटर तक कोई सिटी नहीं है, कोई फ्यूल स्टेशन, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ रुक के एक बार मैं सोच रहा हूँ फ्यूल फिर से फुल करा लेंगे, कुछ खाना पीना जो भी खाना है। उसके बाद सिर्फ जंगल है। तो ऐसी रोडों की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। एंड जैसे जैसे और नॉर्थ जाएंगे रोडें भी बिल्कुल जमी हुई होती हैं। एंड उस पर फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चार्जिंग के लिए स्टेशन बने हुए हैं। एंड ये देखना है कि ये वाली केबल लगेगी या नहीं। एंड ये नहीं भी लगेगी तो हमारी खुद की केबल गाड़ी में पहले से ही है, तो उसके लिए हम उन वाले स्टेशन पे लगा सकते हैं जिसमें केबल नहीं है। ये वाली देखता हूँ। एंड ये नहीं पता कि ये फ्री है या फिर पेड है चार्जिंग। तो जहाँ हम रुके हैं इस सिटी का नाम है कयानी। ये लास्ट सिटी है जहाँ पर हम फ्यूल डलवा सकते थे, गाड़ी चार्ज कर सकते थे और लंच वगैरह कर सकते थे। इसके बाद अब 300 किलोमीटर तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वाइल्ड लाइफ एंड जंगल। तो यहाँ पे तो प्रॉपर सुपरमार्केट तक है। एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर है सामने। उसके अलावा मैंने ये देखा कि यहाँ हर जगह ऐसे कसिनो की मशीनें भी लगाई हुई हैं इन्होंने फ्यूल स्टेशन पे। एंड यहाँ पे ये बफे सा भी लगा हुआ है ट्रेडिशनल फिनिश फूड का। आई थिंक जूनियर प्लेट है 6 यूरो 90 सेंट की, एंड बड़ी वाली 14 यूरोज़ की। हमने ये 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हैं। तो लंच करके बाहर ही आए थे, देखा प्रॉपर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। एंड देखते हैं गाड़ी कितनी चार्ज हो गई। यहाँ पर ग्रीन लाइट तो आ गई है, 3 घंटे की रह गई है ड्राइव। अभी शाम के 5:30 ही बजे हैं। एंड अभी से पूरी रात हो गई है। सर्दियों में यहाँ पर ये बहुत है, एंड स्पेशली स्कैंडिनेविया में। एंड टेम्परेचर आप देखो बाहर का, अभी से -11 हो गया है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। वहाँ पहुँचते पहुँचते आई थिंक -15 या 17 हो जाना चाहिए। एंड अभी भी 1.5-2 घंटे की ड्राइव रहती है। तो कल रात को मैं फाइनली पहुंचा था यहाँ लैपलैंड में। आते आते काफ़ी लेट हो गया था।
रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे। एंड यहाँ विंटर्स में ये जो लैपलैंड रीजन है यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे रात हो जाती है। एंड जिस सिटी में मैं एग्जैक्टली अभी हूँ, इस सिटी का नाम है रूका कुसामो। लैपलैंड में बहुत सारी फेमस सिटीज़ हैं जो आप लैपलैंड में विज़िट कर सकते हो। लैपलैंड बेसिकली एक रीजन है फिनलैंड का, जो नॉर्दर्न फिनलैंड है उसे लैपलैंड कहते हैं। लास्ट बार जब मैं लैपलैंड आया था मैंने 2 सिटी विज़िट करी थी। एक थी इनकी इवालो एंड दूसरी सिटी का नाम था सारिसलका। वो इससे भी ज़्यादा नॉर्थ में थी, बट जो सबसे फेमस सिटी है इनकी वो है रोवेनियमी। वो फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक तो वो सेंटा क्लॉस विलेज है एंड वहाँ पे आर्कटिक सर्कल की लाइन है जो आप क्रॉस करके मतलब फ़ोटो खिंचवा सकते हो कि अब आप आर्कटिक सर्कल में हो, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं। बट स्टिल जिस सिटी में मैं अभी हूँ ये सबसे ज़्यादा विल्डरनेस में है, सबसे ज़्यादा पीसफुल। लैपलैंड इतनी ड्रीमी जगह है, स्पेशली अगर आपको विंटर्स पसंद है तो पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छी विंटर डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। इस बार की ट्रिप लैपलैंड की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली बिकॉज जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ ये मेरे पीछे विला है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ड्रीमी विलाज आई हैव बीन टू। बहुत सारे एयरबीएनबीज, बहुत सारे फैंसी होटल्स में मैंने स्टे किया है, बट आई हैव टू टेल यू दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट येट। तो चलते हैं अंदर एंड दिखाता हूँ आपको हमारा लग्जरी विला यहाँ लैपलैंड फिनलैंड में। सनराइज़ भी अभी आधे घंटे पहले ही हुआ है एंड कल पूरी रात स्नोफॉल हो रही थी। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये तो अभी कुछ भी कवर्ड नहीं है स्नो में। जैसे जैसे यहाँ स्नोफॉल बढ़ेगी पूरा पेड़ कवर हो जाता है, मतलब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये है सामने विला एंड गाड़ी पे भी काफ़ी बर्फ़ जम गई है। विला के साथ ये 3 पार्किंग स्पॉट है, 3 गैराज। हमने तो भारी खड़ी कर दी थी गाड़ी, बट आज मैं सोच रहा हूँ अंदर लगा दूंगा क्योंकि आज स्नोफॉल और भी ज़्यादा पड़ेगी। काफ़ी बड़ा विला है, 10 जने तक यहाँ स्टे कर सकते हैं, तो आप पूरी फैमिली के साथ आओ, इट विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। विला के अंदर एंटर करते ही सामने सबसे पहले ये एक वॉक इन वार्डरोब है जहाँ पे आप अपनी जैकेट्स, शूज़ वगैरह रख सकते हो। पूरा बड़ा वार्डरोब है एंड एंटर करते ही यू हैव दिस अमेजिंग लिविंग रूम। यहाँ पे असली फायरप्लेस है, अभी मैंने सुबह आग लगा दी थी सुबह सुबह उठते ही। नाइस टीवी एंड यहाँ पे ये 2 रोटेटिंग चेयर्स हैं ताकि आप इन पे बैठ के आराम से सामने का व्यू एंजॉय कर सको। आप यार व्यू देखो यहाँ लिविंग रूम से, इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, इतनी सारी नेचुरल लाइट अंदर आ रही है। वहाँ जाके है डाइनिंग टेबल, ये 10 जनों की डाइनिंग टेबल है एंड ऑब्वियसली यहाँ से भी पूरा व्यू है बाहर का एंड काफ़ी सारी बालकनीज़ हैं विला में। एक बालकनी यहाँ ये सामने है। देन वी हैव द किचन, फुली इक्विप्ड किचन है, मतलब इतनी इक्विप्ड किचन मैंने किसी एयरबीएनबी में नहीं देखी। यहाँ पे A to Z हर टाइप का ग्लास है, जो भी आपको चाहिए, शैम्पेन, वाइन। यहाँ पे ये कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी मैंने डाल दी थी, ये भी स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं किचन में, सारे स्पाइसेस पूरा इन्होंने लोड करके दिया हुआ है कि अगर आपको कुकिंग करनी है तो आपको बेसिक एसेंशियल सारे मिलेंगे। टी, कॉफ़ी, यहाँ पे अवन है, वहाँ पे माइक्रोवेव एंड फ्रिज भी पूरा कमर्शियल साइज़ है, 2 फ्रिज। थोड़ा बहुत ये खाने का सामान हम कल ले आए थे। एंड फिर यहाँ पे जाके एक टॉयलेट यहाँ पे है, टोटल 6 टॉयलेट है। एंड वैसे तो टॉयलेट में ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं दिखाने का, बट यार ये मुझे नहीं पता कि यहाँ इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, बट हर जगह जेट स्प्रे है, तो एक और एडवांटेज है इंडियंस की यहाँ स्टे करने की। फिर यहाँ से जाके हैं 3 बेडरूम, ये एक और वॉशरूम है, एक बेडरूम यहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया नींद आई। इस वाले बेडरूम के साथ अटैच्ड ही है शावर। एक बेडरूम ये है एंड एक और ये। तो ये तो था पूरा ऊपर का फ्लोर, अभी विला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नीचे जाके बाकी बेडरूम है। एंड एक और बहुत स्पेशल चीज़ है, नीचे आके एक और लिविंग रूम है, ऊपर वाले से थोड़ा छोटा, आप इसको एज अ गेमिंग रूम कह सकते हो। पूरा म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है, टीवी, एक और फायरप्लेस, इसके साथ में छोटी सी किचन है एक और, यहाँ पे भी एक फ्रिज है। एंड देन ये चीज़ आपको हर फिनलैंड के एयरबीएनबी या होटल में मिलेगी, वो है सौना। ये सौना का चेंजिंग रूम है, पूरा प्राइवेट सौना है। एंड फिर यहाँ से जाके है हॉट टब एंड अ प्रॉपर फिनिश सौना। सौना से भी पूरा बाहर का व्यू है। इतना ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे आराम से बैठने में, शाम को आराम से सौना लेंगे। एंड फिर ये आई थिंक यहाँ का लॉन्ड्री रूम है, प्रॉपर लॉन्ड्री रूम है, अगर आपको कपड़े धोने अपने लॉन्ड्री करनी है। एंड यहाँ पे इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं अगर आपको रीडिंग का शौक़ है। एंड उसके अलावा
बोर्ड गेम्स भी है, मोनोपोली। एंड यहाँ विला के साथ में ही ये लोग फायरवुड प्रोवाइड करते हैं, आप जितनी मर्जी यूज़ करो। सुबह से मैंने आग लगा रखी थी। अगर आप बाहर से फायरवुड ख़रीदोगे तो एक बैग यहाँ पे 10 यूरो का आता है। बिल्कुल गर्म रहता है लिविंग रूम फायरप्लेस की वजह से। तो ये अपने आप जल तो जानी चाहिए क्योंकि नीचे कोयले पड़े थे। एंड यहाँ से आप ये खोल दो हवा पास होने के लिए। एंड अगर आपको और हवा चाहिए नीचे से तो यहाँ पे ये स्विच है और ये मैं दबाऊँगा तो नीचे से हवा आती है ताकि 1 सेकंड में आग जल जाए कोयलों से। वहाँ हिल टॉप पे हमारा विला है एंड विला से बाहर आते ही ये सामने एक स्की स्लोप है। इसीलिए जिन लोगों को स्कीइंग में इंटरेस्ट होता है वो स्पेशली यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ लैपलैंड में स्कीइंग का जो सीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। तो आप नवंबर से ही स्कीइंग स्टार्ट कर सकते हो एंड सीज़न चलता है मई तक। यहाँ मई तक बर्फ़ रहती है क्योंकि समर्स बहुत ही छोटी होती है। इसीलिए पूरे यूरोप से लोग यहाँ आते हैं स्टे करने। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे स्विट्ज़रलैंड को या फिर ऑस्ट्रिया को जहाँ पर और बहुत सारे स्कीइंग रिजॉर्ट हैं, बट वहाँ पे जो स्कीइंग का सीज़न होता है वो अराउंड आई थिंक दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट होता है एंड मार्च तक ख़त्म हो जाता है। एंड क्योंकि विला के बिल्कुल साथ में स्की रिजॉर्ट है जैसा मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ विला की स्टोरेज में इन्होंने 10 जनों के लिए पूरा स्की गियर प्रोवाइड किया हुआ है। जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं स्कीइंग करने के लिए। ये इन्होंने बारबेक्यू दिया हुआ है अगर आपको बारबेक्यू करना है बालकनी में। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड फायरवुड है, जितनी मर्जी आप फायरवुड यूज़ करो अपनी फायर प्लेस के अंदर। ये स्नो शूज़ हैं सामने, अगर आपको स्नो पे चलना है तो आपको ये चाहिए होते हैं, ये भी इन्होंने दिए हुए हैं। एंड यहाँ गैराज के अंदर इन्होंने 4 माउंटेन बाइक और रखी हुई हैं अगर आपको यूज़ करनी है। ये एक माउंटेन बाइक ही 2-2 लाख रुपए की आती है। तो इन्होंने एक विला के अंदर इतना कंप्लीट एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि आप आओ, अगर आप हफ्ता भी स्टे कर रहे हो तो भी आप डेली कुछ ना कुछ कर सकते हो। एंड एक और बहुत स्पेशल चीज़ है इस विला के बारे में, ये जो विला है जैसा मैंने आपको बताया हिल टॉप पे लोकेटेड है। तो पूरे फिनलैंड की ये हाईएस्ट जगह है जहाँ पर आप अपना घर बना सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट, चाहे फिर आप कितना भी नॉर्थ चले जाओ, इससे हाई पॉइंट कोई नहीं है जहाँ पे आपको परमिट मिल सकता है घर बनाने के लिए। इसीलिए इतनी ज़्यादा बर्फ़ है आसपास। अब फाइनली निकल रहे हैं जो पास में यहाँ मेन सिटी है कुसामो, वो विज़िट करने। बट पहले गाड़ी से ये स्नो क्लियर करनी पड़ेगी, ऐसे अलाउड नहीं होता चलाना। कुसामो सिटी यहाँ से 21 मिनट दूर है। अभी हम रुका में हैं एंड सारी रोड बर्फ़ में कवर्ड है। तो एक तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। कल भी काफ़ी ज़्यादा फिसल रही थी। बस एक ही अच्छी बात है कि हमारे पास गाड़ी बढ़िया है तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। ये आई थिंक सेंटर है कुसामो का। बहुत ही छोटा सा शहर है, पॉपुलेशन मुश्किल से 10,000 होगी। बस पार्किंग लगा के ही आसपास देख के आते हैं। बिल्कुल छोटा सा सेंटर है इस सिटी का, मुश्किल से 4-5 रेस्टोरेंट होंगे एंड पीछे बस एक सुपरमार्केट थी अगर आपको ग्रोसरी लेनी है। सामने एक ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है या नहीं, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ, चाहे फिर वो कितनी भी रिमोट सिटी हो, इंडियन रेस्टोरेंट मुझे ज़रूर मिला है। एंड अभी दिन के सिर्फ 3 बजे हैं एंड 3 बजे से ही सनसेट स्टार्ट हो गया है। 5 बजे तक पूरा सनसेट हो जाएगा। एंड अगर आप जनवरी या फिर फेब में आओगे उस टाइम पे 3:30 बजे ही रात हो जाती है। एंड सामने इनका मेन स्क्वायर है, ये टोरी प्लाजा स्क्वायर। एंड वहाँ सामने मुझे लगता है सिटी का मेन चर्च है। एक चर्च ज़रूर होता ही है सेंटर में। सिटी विज़िट करने के बाद अब हम आए हैं यहाँ एक रेनडियर फार्म। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विंटर एक्टिविटीज़ में रेनडियर स्लेजिंग बहुत पॉपुलर है। तो बड़े बड़े रेनडियर फार्म्स होते हैं जहाँ जाके आप रेनडियर देख सकते हो, उन्हें खाना खिला सकते हो। तो ऐसे ही एक फार्म में अभी आए हैं। इस रेनडियर फार्म पे 500 से ज़्यादा रेनडियर्स हैं एंड हमें बस नीचे जाना है फ्रोज़न लेक तक। वहाँ पे आई थिंक वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं रेनडियर्स को खाना खिलाना। लास्ट बार जब मैं लैपलैंड आया था तब भी मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए थे। रेनडियर फार्म भी विज़िट किया था एंड रेनडियर स्लेजिंग भी करी थी, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है। एंड अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है मेरी लैपलैंड की तो सारी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पहले वो देख सकते हो। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन ट्रिप थी। तो सामने आप देख सकते हो 30 से 40 रेनडियर अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हम जाके खाना खिलाएंगे इन्हें। एंड ये होता है रेनडियर का खाना। इस वाले को खिलाता हूँ, ये अकेला घूम रहा है। वैसे तो रेनडियर बहुत काम एनिमल होते हैं, हिरन की तरह, इंसानों को कुछ कहते नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि इनके यार एक तो ये हॉर्न इतने बड़े बड़े हैं, अगर बाई चांस लग जाए। एंड अभी इतनी स्नोफॉल नहीं हुई है कि हम रेनडियर स्लेजिंग कर सकें,
वरना तो रेनडियर स्लेजिंग में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पूरा ये सर्कल लगवाते हैं फ्रोज़न लेक का। रेनडियर फार्म के साथ साथ ये इनकी पूरी शॉप है जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हो रेनडियर की। ये सारे रेनडियर हॉर्न से बने हुए हैं, की चेन। एंड ये सामने इनकी वर्कशॉप है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाते हैं। एंड ये सारी रेनडियर हाइड रखी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये वाइट वाली है 190 यूरो की, सस्ती नहीं है, अराउंड 18,000 रुपये की एक रेनडियर हाइड। ये सब रियल रेनडियर फर से बना हुआ है। एंड ये सारे रियल रेनडियर एंटलर है। लोग ऐसा डेकोरेशन यूज़ करते हैं यहाँ घरों में। एंड फिनलैंड में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी होटल हो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, हर जगह इन्होंने ऐसे हट बनाए होते हैं। ये फिनिश कॉन्सेप्ट है, इसे ये कोटा कहते हैं। अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। अंदर से ऐसे हट होते हैं, बीच में आप आग जलाओ, चारों तरफ इन्होंने ये रेनडियर हाइड बिछाई हुई है। आप ग्रिल कर सकते हो, वरना आराम से बैठो, सामने से इतना अच्छा व्यू है। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था यार रेनडियर फार्म में। आप भी आ सकते हो आराम से, पहले रेनडियरों को आके खाना खिलाओ। अगर थोड़ी बर्फ़ और ज़्यादा होती तो फिर रेनडियर स्लेजिंग कर सकते हैं। हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप लैपलैंड आओ तो कोई ना कोई रेनडियर फार्म ज़रूर विज़िट करना। एंड अब हम जा रहे हैं इस पूरे रीजन की सबसे फेमस अट्रैक्शन। यहाँ पर पास में एक नेशनल पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल। वहाँ पे जाके आप हाइकिंग कर सकते हो। वहीं पहुँच के आपको दिखाता हूँ। नेशनल पार्क पहुंच गए। यहाँ पे ये इतना बड़ा सा पार्किंग लॉट है गाड़ियाँ लगाने के लिए। एंड मैंने इंटरनेट पे चेक किया हाइकिंग ट्रेल्स, क्योंकि यहाँ नेशनल पार्क में बहुत सारी हाइकिंग ट्रेल्स हैं। तो इस वक्त जितनी भी सारी हाइकिंग ट्रेल्स खुली हुई हैं विंटर्स में, वो 8 से 9 किलोमीटर लंबी है। एंड अगर हम वो लेंगे तो ये समझ लो कि 6 से 7 घंटे ईज़िली लगेंगे। एंड जितनी भी सारी ईज़ी वाली हैं, जो 1-2 किलोमीटर वाली होती हैं, वो अक्टूबर के बाद बंद हो जाती हैं। ये सामने इन्होंने ऐसे डायरेक्शन लगाई हुई हैं अलग अलग फेमस अट्रैक्शंस की। माचू पिचू जो साउथ अमेरिका में है, यहाँ से 11,000 किलोमीटर दूर। ग्रैंड कैनियन, येलोस्टोन नेशनल पार्क का भी बोर्ड है, यहाँ से 7-7,500 किलोमीटर दूर। ये है पूरा मैप नेशनल पार्क का। जो सबसे बेस्ट ट्रेल्स हैं वहाँ से यार ऊपर बहुत ही अच्छा व्यू होता है लेक्स का। तो ये एक ट्रेल मिली है छोटी सी, इसके साथ से यहाँ ये रिवर जा रही है। रिवर फ्रोज़न नहीं है अभी, क्योंकि चलता हुआ पानी है, तो इतना आसान होता नहीं जमना। बट आई थिंक जैसे जैसे टेम्परेचर और कम होगा ये भी जम जाएगा। अभी -14 डिग्री है, तो बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट यहाँ पे -30, -35 तक चले जाता है टेम्परेचर। तो ये जा रही है रिवर सामने। एंड ये जो ट्रेल है ये ऊपर तक जा रही है इस माउंटेन के, ताकि आप ऊपर से व्यू देख सको। अब लंच के लिए जा रहे हैं। हमारे विला के बिल्कुल साथ में ही एक रेस्टोरेंट एंड होटल है। रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट पीक, क्योंकि बिल्कुल हिल टॉप पे लोकेटेड है। ये आउटडोर सिटिंग समर्स के लिए होती होगी। रेस्टोरेंट का अंदर का डेकोर इतना अच्छा है। ये यहाँ की होस्ट है। एंड रेस्टोरेंट से भी पूरा व्यू है बाहर का। अब रात को थोड़ी देर सोना में बैठे थे। एंड बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है।